अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताबिश अली। हमारे पास आज का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक हो गया। जैसे कि प्रीवियस जो दो लेक्चर में उनमें हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 9 देखा था, इनकम्पैटिबिलिटी। फिर हमने चैप्टर नंबर जो है वो 8 देखा था, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 7 है। इन डिटेल हम देखेंगे कंपाउंडिंग क्या होती है, डिस्पेंसिंग क्या होती है। ठीक हो गया। डिस्पेंसिंग के, कंपाउंडिंग के जो है मेथड देखेंगे। ये सारी चीजें जो है आज हम इन डिटेल देखेंगे। डिस्पेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन आर सप्लाई टू इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन। इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, पेशेंट को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करना ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। ये फिजिशियन ने अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है तो उसके बिहाफ पे आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसको कहते हैं डिस्पेंसिंग। और मेडिसिन देने के अमल को कहते हैं डिस्पेंस। ठीक हो गया। तो इट रिक्वायर्ड द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ। अब डिस्पेंसिंग के लिए हमारे पास जो है बहुत हाई नॉलेज जो है रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया, क्योंकि जितने भी हमारे पास मेथड आते हैं मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए उनको ब्रीफली देखा जाता है। ठीक हो गया, ताकि पेशेंट तक जो है सेम मेडिसिन, ठीक हो गया, जिनकी जरूरत है वो और जितनी मिकदार में जरूरत है उतनी मुहैया की जाए। ठीक हो गया। द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट। ठीक हो गया, जो आपके इंग्रेडिएंट और मेडिसिन है वो स्टेबल होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, डोजेज फॉर्म। फिर हमारे पास है फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ड्रग है वो फिजिकली, केमिकली और थेराप्यूटिकली इनकम्पैटिबल तो नहीं है। फिर पैकेजिंग मेथड को देखना चाहिए। लेबलिंग प्रोसीजर जो है उसको देखना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट जो होती हैं स्टोरेज के लिए, कंटेनर, लेबलिंग, सप्लाई एंड रिकॉर्ड। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं कि मेडिसिन को जो है वो कहाँ पे स्टोर करना है, किस कंटेनर के अंदर रखना है, उसकी लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, जो ड्रग है उसको सेल कैसे करना है। ठीक हो गया। एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाना है तो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास डिस्पेंसिंग के अंदर आ रही हैं। ठीक हो गया। जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर की बात करें तो वेयर आ फ्रेशली लॉन्ड्री ओवरऑल कॉट। ठीक हो गया। आपको जो है वो फ्रेश जो प्रेस हुआ, वेल डैश क्लीन जो है ओवरकोट आपने वो यूज करना है। इट शुड बी स्पॉटलेस एंड क्लीन, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्रोवाइड योर सेल्फ विद क्लीन ग्लासेस, क्लोथ और डस्टर और स्पॉन्ज। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द डिस्पेंसिंग एरिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप मेडिसिन डिस्पेंस करने वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आपने जो ओवरऑल पहना हुआ है वो साफ होना चाहिए। जो आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें, वर्क इन अ क्लीन एंड टिडी मैनर, डू नॉट एक्यूमुलेट स्टॉक बॉटल्स एंड इक्विपमेंट इन द वर्किंग एरिया। तो कहना है कि जहां पे आप लोग काम कर रहे हैं, जितने भी आपके कंटेनर हैं या स्टॉक बॉटल्स हैं, वो काम करने वाली जगह पे स्टोर नहीं करने। उनका एक अलग से जो है डिपार्टमेंट होना चाहिए, स्टोरेज डिपार्टमेंट चाहिए। रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है आपने उसको केयरफुली जो है रीड करना है। एक से दो बार रीड करने के बाद देन मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करनी है। इट नेसेसरी पॉइंट फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन इन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास फार्मूलेशन होती हैं, बनाई जाती हैं, वो ऑफिशियल बुक के थ्रू ही बनी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो बुक्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक बीपी है और एक यूएसपी है। बीपी होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक हो गया। ये दो बुक्स हैं हमारे पास। चेक द डोज ऑफ इंटरनल प्रिपरेशन, डोज की इंटरनल प्रिपरेशन चेक करनी चाहिए। इसके अलावा कंफर्म दैट देयर आर नो इनकम्पैटिबिलिटी इन द प्रिपरेशन और बिटवीन द डिफरेंट प्रिपरेशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उनके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद है वो इनकम्पैटिबल ना हो। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है एक दूसरे के मुखालिफ ना हो, ऑपोजिट ना हो। लुक एट द स्टोरेज कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन के लिए स्टोरेज कंडीशन है उसको अच्छे से देखें। चेक द कैलकुलेशन, कोई भी फार्मूलेशन तैयार करने से पहले उसकी कैलकुलेशन देखें। कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर। अच्छे कंटेनर और अच्छे क्लोजर यूज करें ताकि जो हमारी मेडिसिन है वो लीक आउट ना हो। इसके अलावा कोई जो क्लोजर यूज कर रहे हैं वो टूटा हुआ ना हो, ताकि कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी ड्रग के अंदर एंटर ना हो जाए और डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर दे। ठीक हो गया। राइट द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल डेट आर रिक्वायर्ड।
वो कह रहा है कि बॉटल के ऊपर जो मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हैं उसके ऊपर जो है लेबल लगा होना चाहिए, जिसके ऊपर लिखी होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन की इसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, कितनी है, और अगर स्पेशली किसी हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रही है किसी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए तो उस पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसकी डोज उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, ताकि एक पेशेंट की मेडिसिन दूसरे पेशेंट को ना दी जा सके। मेक द प्रिस्क्रिप्शन पैक इनटू कंटेनर, चेक द लेबल एंड फिक्स देम टू कंटेनर। ठीक हो गया, अच्छे से प्रिपरेशन करें और उसको कंटेनर में पैक करें। फिर देन कंटेनर को जो है लेबल करें, लेबल को फिक्स करें, कंटेनर को भी चेक करें और लेबल को भी चेक करें, ताकि जो लेबल है वो कंटेनर के ऊपर अच्छे से चिपका होना चाहिए। वो ये ना हो कि अगर इधर से हम तैयार करें और 1 से 2 घंटों के बाद वो लेबल उतर जाए और बाद में पता ही ना चले कि ये कंटेनर के अंदर चीज क्या है। चेक द फिनिश प्रिपरेशन, लास्ट पे जो प्रिपरेशन हो रही है उसको चेक करना। रैप द कंटेनर एंड राइट द पेशेंट नेम एंड एड्रेस ऑन द रैपर, मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट जो एट द एंड है हमारे पास जो प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है उसके ऊपर पेशेंट का नाम लिखना है, आपने एड्रेस लिख देना है और एट द एंड इस चीज का रिकॉर्ड भी रखना है। जितने भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उनके अंदर जो है वो रिकॉर्ड सेक्शन का एक एरिया होता है जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, हमारे पास कौन सा पेशेंट किस डेट को आया था, उसको कौन सी डिजीज थी। ठीक हो गया, फिर उससे हमें इस चीज पे हेल्प आउट मिलती है कि हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर किस डिजीज के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं और इनको कैसे क्योर करना। ओवरऑल रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो वहां पे डाटा एंटर होता है कि इस यहाँ से लेके इतनी एज के पेशेंट जो है वो कितनी डिजीज में मुब्तला है, या जो बुढ़ापे में लोग चले गए उनको कौन सी डिजीज ज्यादा हो रही है, उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड जो है वो वहां पे मौजूद होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब रिटर्न ऑर्डर होता है टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन ऑफ द पेशेंट, किसी भी पेशेंट को किसी भी डिजीज के लिए जो मेडिकेशन की जाती है। ठीक हो गया, कौन कौन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है? फिजिशियन, डेंटिस्ट, ठीक हो गया, इसके अलावा जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है गया, और ये जो है मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इन्हीं की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन को ही है जो वो बेहतर माना जाएगा। The order is accompanied by direction for the pharmacist what type of prescription is prepared and how much is prepared. It is also accompanied with the direction for the patient. तो यही चीज कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्शन लेता है। डायरेक्शन कहाँ से लेता है? किसी भी फिजिशियन से, डेंटिस्ट से और जो है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से, कि हमने इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, क्योंकि जो ये डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, यही डायग्नोस करते हैं आपकी डिजीज को। क्वेश्चन आता है जो बहुत अहम है क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के जो है पार्ट्स पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये बारहा जो है ना पेपर के अंदर आया हुआ है। कौन कौन से हैं? अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स, कौन से होते हैं? नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास द डेट प्रिस्क्रिप्शन की किस डेट को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है। देन हमारे पास सिंबल आ जाता है ये आर एक्स, आर एक्स मेडिकल का सिंबल है। सुपरस्क्रिप्शन इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है गिव वे या यू टेक, मतलब कि आप ये पेशेंट को मेडिसिन दे दे, ये आर एक्स का इनका ये मतलब होता है। सुपरस्क्रिप्शन होते हैं एक पार्ट हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन का। सेकंड आ जाता है इनस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, इट कंटेन नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट, द मेडिकेमेंट में बी प्रिस्क्राइब एंड ऑफिशियल प्रिपरेशन, अ प्रॉपर्टी प्रोडक्ट, अ स्पेशल फार्मूला विद डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ प्रिपरेशन, लोशन, टैबलेट। यानी कि इंस्क्रिप्शन जो होता है वो हमारी प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है, जहाँ पे लिखा जाता है कि आपने इस पेशेंट को टैबलेट देनी है, सिरप देना है, ऑइंटमेंट देनी है, कितनी मिकदार में देनी है। ठीक हो गया, और उसके नीचे लिखा होता है कि आपने कितने टाइम यूज करनी है, वंस अ डे, टू जो है ओडी यूज करनी है, बीडी यूज करनी है, ट्राइस अ डे यूज करनी है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दिस पार्ट कंटेन डायरेक्शन टू द फार्मेसी रिगार्ड टू डोजेज फॉर्म प्रीपेड एंड नंबर ऑफ डोज डिस्पेंस। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? ये इंफॉर्मेशन मिलती है फार्मासिस्ट को, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है प्रिस्क्राइबर होता है उसके जरिए से, कि आपने इस पेशेंट को है कौन सी मेडिसिन तैयार करके देनी है। ठीक हो गया, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी होती है वो कम होती है, हाफ लाइफ जो होती है वो कम होती है। ठीक हो गया, तो वो वक्ती तौर पर मेडिसिन जो है वो तैयार करके दी जाती है। तो जो
प्रेस्क्राइबर होता है वही फार्मासिस्ट को जो है वो जो हेल्प आउट करता है इस चीज के अंदर, उनको लिख के रिटर्न फॉर्म में जो है मेडिसिन लिख के देता है कि ये चीजें आपने कंपाउंडिंग करके डिस्पेंस करनी है। ठीक हो गया। ये चीजें सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं, इट इज यूजली एब्रीवेटेड एज सिग एंड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, नंबर ऑफ डोज, यूनिट टू बी टेकन, हाउ मेनी टाइम इन अ डे एंड व्हाट टाइम ड्रग टू टेकन। सिग्नेचर की बात करें तो कह रहे हैं इसके अंदर वो तमाम चीजें लिखी होती हैं कि हाउ कैसे मेडिसिन यूज करनी है, व्हेन कब यूज करनी है और कितने टाइम यूज करनी है, ये सारी चीजें कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, ये सारी चीजें सिग्नेचर के अंदर आ रही है। रिफिल स्टेटस की बात करें, प्रिस्क्रिप्शन कैन बी यूज फॉर रिफिल और नोट। अब रिफिल का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज करनी पड़ती है, लेकिन जो प्रेस्क्राइबर होते हैं वो एक बार मेडिसिन दे देते हैं, बता देते हैं कि आपने एक वीक यूज करनी है, तो उसके बाद ध्यान जरूरत पड़ेगी तो यूज करनी है, अगर दोबारा जरूरत पड़ती है तो वो उसी प्रिस्क्रिप्शन को है वो दोबारा से रिफिल करते हैं। ठीक हो गया। आपके पास ये नीचे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें होती हैं, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर। ठीक हो गया। ये प्रिस्क्रिप्शन की एक जो है उन्होंने जो आपको शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर एक लेआउट दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की, कि हम प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। किसी भी जो है फिजिशियन ने, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, तो अब जो है फार्मासिस्ट का काम है इसको हैंडल करना। तो हैंडलिंग के अंदर कौन कौन स्टेप होते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के स्टेप्स लिखें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो आपने ये जो 5 स्टेप हैं इन पांचों को जो है एक्सप्लेन करना है। पहले तो इनके नाम लिखने हैं। पहला आता है हमारे पास रिसीविंग एंड कंपाउंडिंग, दूसरा है डोज कैलकुलेशन, थर्ड हमारे पास कंपाउंडिंग है, फोर्थ है फिनिशिंग, फिर प्राइसिंग और डिलीवरिंग। ये 5 स्टेप होते हैं हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के। बारी बारी जो है हम उनको डिटेल देते हैं। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन के सबसे पहले जो है फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि डॉक्टर जो है रिटर्न फॉर्म में लिख के दे रहा है। ठीक है। एक होता है वर्बली ओरली बात बता देना किसी को, एक होता है रिटर्न फॉर्म में देना। अब हमने देखा कि रिटर्न फॉर्म में जो प्रेस्क्राइबर की तरफ से ऑर्डर होता है पेशेंट की बीमारी को क्योर डायग्नोज करने के लिए फार्मासिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है, वो प्रेस्क्रिप्शन होता है। तो प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करना, रिसीविंग में क्या क्या चीजें होती हैं, रीडिंग दी प्रेस्क्रिप्शन के सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है अच्छे से। चेक दी प्रिस्क्रिप्शन, चेक करना, रीड करना और चेक करना दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रीड करने का मतलब होता है कि सिंपल आपने जो है उसको पढ़ना है एक बार। ठीक हो गया। ओवरऑल पूरी प्रिस्क्रिप्शन। चेक करने का मतलब होता है कि फार्मासिस्ट देखेगा आया कि इसके अंदर ऐसी ड्रग तो नहीं दी गई है कि जो एक दूसरे के इनकम्पैटिबल, एक दूसरे के मुखालिफ है, या फिर ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट को एलर्जी कॉज कर रही है। अगर ऐसे कोई रीजन होगी तो वो दोबारा से डॉक्टर से या फिजिशियन से कांटेक्ट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये इशू आ रहा है, आया कि पेशेंट को आपके पास भेजो, आप इसको ठीक करेंगे या मैं इसको ठीक करता हूँ। ये चीजें होती हैं चेक दी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर हमारे पास ऐसे डोज कैलकुलेशन, जो भी हमने डोज देनी है उसको अच्छे से कैलकुलेट करने पड़ता है कि हम कितनी एज का जो है आपके पास फर्द आया है, आपने उसको कितनी डोज जो है वो देनी है, ये डोज कैलकुलेशन होती है। डोज कैलकुलेशन करने के 3 रूल्स होते हैं। यंग रूल्स होता है हमारे पास, काउंटिंग स्केल होता है और क्लैरिक रूल होता है। ये इसमें से सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है। तीनों रूल्स आएंगे तो 5 नंबर के आएंगे आपके पास, नहीं तो 2 रूल्स पूछे जाएंगे 2.5 2.5 नंबर के आपसे। ठीक हो गया। 5 नंबर कंटेन करेंगे, ये लाजमी पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट के लिए भी, असिस्टेंट फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए भी, इवन के जो फार्म डी के स्टूडेंट हैं अगर उनको इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो ये रूल तब भी पूछे जाते हैं कि डोज कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक हो गया। तो यंग रूल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को डोज दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड एज इन ईयर्स, हम उस बच्चे की उम्र लिखेंगे साल में कि कितने साल है, मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज। अडल्ट डोज का मतलब है कि एक जो अडल्ट है उसको कितनी डोज दी जा रही है, डिवाइड करेंगे चाइल्ड एज इन ईयर और इसके अंदर +12 कर देंगे, जो हमारे पास रेशो आ जाएगी वो हमारी जो है चाइल्ड डोज होगी। ये है यंग रूल। सेकंड हमारे पास है काउंटिंग स्केल। इसके अंदर हम चाइल्ड जो है उनकी डोज इज इक्वल टू +2 लिखेंगे, एज लिखेंगे, उसके अंदर +2 ऐड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 24 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से, तो ये हमारे पास काउंटिंग स्केल आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है क्लैरिक रूल।
क्लैरिक रूल के अंदर अब जिन तो बच्चों की एज है जो ईयर्स में है, जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो यंग रूल्स के थ्रू हम उनकी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है वो 1 साल से कम है, ठीक हो गया, मंथ में है उनकी एज, तो उनको हम कैसे करेंगे? फिर हम उनका वेट देखते हैं, चाइल्ड वेट इन पाउंड, पाउंड के अंदर हम बच्चों का वेट देखते हैं, इतने पाउंड जो है उनका वेट है। नीचे डिवाइड करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज से, ठीक हो गया, और देन जो है डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास चाइल्ड है उसके वेट को, वेट होना चाहिए हमारे पास पाउंड में। फिर हमारे पास डी आ रहा है फ्राइड रोल। फ्राइड रोल की बात करें तो चाइल्ड की एज मंथ में लिखी जाती है, डिवाइड किया जाता है 150 और मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। ये हमारे पास कैलकुलेशन थी। तो आपने इन चारों कैलकुलेशन को याद रखना है। अब डिस्पेंसिंग हो गया, सेकंड हमारे पास क्या आता है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि फार्मासिस्ट का वो प्रोसीजर जिसके अंदर वो प्रिस्क्रिप्शन को है वो चेक कर लिया है, ओवरऑल सारी कैलकुलेशन उसने देख ली है, हर चीज रेडी है उसके लिए, तो अब उसने जो है वो मेडिसिन को वहां पे तैयार करना है। तो ये सारी चीजें कंपाउंडिंग में आ जाती हैं। देन हमारे पास है फिनिशिंग दी प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार हो चुकी है, हमने मेडिसिन जो है वो कंपाउंड भी कर लिया है, तो अब जो है लास्ट हमारे पास पास बचता है फिनिशिंग का। उसमें हमारे पास पहले होती है पैकेजिंग करना। अब मेडिसिन तैयार हो चुकी है, उसको पैकिंग किया जाएगा, देन उसको लेबल किया जाएगा। लेबल क्यों किया जाएगा? ताकि लिखें कि इस कंटेनर के अंदर कौन सी मेडिसिन है, कितने एमजी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, और अगर स्पेसिफिकेशन हो ये किस पेशेंट के लिए है। फिर हम उसको रीचेकिंग करेंगे, जो हमने लेबलिंग कर ली है, पैकिंग कर दी है, हम उसको दोबारा से एक बार देखेंगे कि आया कि कोई इसमें गलती तो नहीं है। देन हमारे पास आ जाती है फिलिंग। तो फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग। फिलिंग का मतलब है कि हम अपने कंपाउंड को, जो हमने मेडिसिन टोटल प्रिस्क्राइब कर लिया, उनको छोटे कंटेनर से जो है बड़े कॉटन के अंदर जो है पैक करेंगे, और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे कि हमारे पास कि ये बैच तैयार हुआ था, इसमें से इतनी मेडिसिन जो है वो जा चुकी, इतनी हमारे पास स्टोरेज में मौजूद है। फिर हमारे पास आती है पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग बहुत अहम होती है इस हवाले से, क्योंकि आप जो है मेडिसिन जो है यूएसपी या बीपी के थ्रू बना लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन आपने कर ली है, लेकिन पैकेजिंग पे आके आप ऐसी बॉटल्स या ऐसा प्लास्टिक या ऐसा जार यूज कर लेते हैं जो कि स्टेरिलाइज नहीं होता, तो आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी, ठीक हो गया। या फिर आपने ऐसी प्रोडक्ट है जो लाइट सेंसिटिव है, आपने ऐसे कंटेनर के अंदर ऐड कर दी है कि जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट होगी, लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट पास होगी, तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई ये बात। तो ये पैकेजिंग इसीलिए अहम होता है। फिर हम देखते हैं कि हम ऑइंटमेंट या क्रीम जो है उनको ट्यूब्स के अंदर फिल करेंगे, क्रीम्स को जार के अंदर फिल करेंगे, टैबलेट है हमारे पास, सिरप्स हैं उनको प्लास्टिक बॉटल में फिल करेंगे। ये सारी चीजें पैकेजिंग में आ जाती है। लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो लेबलिंग भी बहुत अहम होती है कि आपने जो है प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लिया, डिस्पेंसिंग कर दी, कंपाउंडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, हर चीज तैयार होने के बाद अब हमें ये ही नहीं पता चला कि इसके अंदर क्या है, जब तक कि हम उसके अंदर लेबल नहीं करेंगे, उसके ऊपर चीजें नहीं लिखेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन नहीं लिखेंगे कि ये मिक्सचर है, ये इमल्जन है, ये पाउडर है, ठीक हो गया, कितने एमजी है, पेशेंट का बायोडाटा ना लिखा होगा, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग नहीं होगी, डायरेक्शन फॉर यूज नहीं होगा कि आपने कैसे यूज करना है, स्टोरेज कंडीशन लिखी होनी चाहिए, प्रिकॉशंस है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी है, ये सारी चीजें जब तक नहीं लिखी होंगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अब कोई भी आपको कहता हो कि एक सीरप मेरे पास तैयार हुआ है, वो अच्छे से कंटेनर के अंदर पैक करके जो है स्टोर किया हुआ है, तो आप जाके देखेंगे हर चीज अच्छी तैयार हुई है, लेकिन उसके ऊपर लेबल ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी ड्रग है? तो इसलिए लेबल जो है वो बहुत अहम होता है। रीचेकिंग की बात करें हम, तो हम दो चीजों को जो है वो रीचेक करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्टोरेज हो रही है वहां पे जो हमने बॉटल्स वगैरह एम्प्टी रखी हुई थी, क्लोजर वगैरह रखे हुए थे, वो बिल्कुल ठीक है, वो टूटे हुए तो नहीं है, जैसे हमने उनको अपनी बॉटल के ऊपर फिक्स कर लिया है, ठीक है कि ये रीचेकिंग करते हैं। उसके अलावा हम जो अपनी फार्मूलेशन है उसको एक बार दोबारा से रीचेक करते हैं कि उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। फिर देन लास्ट हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग का। प्राइसिंग प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप मेथड यूज करते हैं कि आप इस बॉटल की प्राइस कैसे रखेंगे, ऐसे ही किसी भी चीज के ऊपर जो है प्राइस मेंशन नहीं कर दी जाती, ठीक हो गया। बहुत सारे कोड्स यूज किए जाते हैं, पूरी कैलकुलेशन की जाती है, किस किस चीज की कैलकुलेशन होती है, आपके पास जितने इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, ठीक हो गया, उनके जो है पेमेंट ऐड की जाती है।
जो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उनकी फी ऐड की जाती है, ठीक हो गया। जो आपने काम किया एज ए फार्मासिस्ट उसकी फी ऐड की जाती है। ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि जो एक बॉटल सिरप है उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक हो गया। ये सारी चीजें उसके अंदर जो है वो ऐड की जाती हैं। तो ये प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है आपसे सिर्फ सिंपल इतना ही पूछा जाएगा। जो मजीद ये नीचे डिटेल लिखी हुई है ये आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये बहुत ज्यादा डिटेल है। तो आपने ये 5 चीजें याद रखनी है कि प्राइसिंग के लिए क्या क्या देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट देखते हैं हम कि इंग्रेडिएंट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या है, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज क्या है, पर्सनल फी और नेट प्रॉफिट। ये पांचों चीजें जो है इनकी कॉस्ट को हम मिला के तो देन हम जो है किसी भी चीज की प्राइस जो है वो मेंशन करते हैं उसके ऊपर, ठीक हो गया। आगे प्राइस वेरिएशंस लिखा हुआ है जी, आपके रिलेटेड नहीं है। थ्योरी ऑफ प्राइस डिलीवरिंग दी प्रिस्क्रिप्शन, स्टोर डिलीवरी, होम डिलीवरी, मेन डिलीवरी, नहीं, ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी इनके अंदर, ठीक है। आपसे सिंपल सिर्फ जो प्राइसिंग के बारे में ही पूछा जाएगा। देन हमारे पास टॉपिक जो है रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, द रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज गवर्न्ड बाय द फेडरल लॉ विच डिवाइड द ड्रग इनटू 2 कैटेगरीज। अब क्या किया हुआ है कि मैंने आपको बताया कि एक बार तो मेडिसिन जो है सब कुछ हो गया, जो प्रेस्क्राइबर था उसने प्रेस्क्राइब की, पेशेंट को दे दी, उसने उसको फार्मासिस्ट को दिया, उसने मेडिसिन जो है कंपाउंडिंग कर दी, डिस्पेंसिंग कर दी, यूज हो गया। अगर दोबारा उस पेशेंट को मजीद मेडिसिन यूज करनी पड़ती है तो हम उसी प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेंगे, रीफिल करेंगे, ठीक हो गया। रीफिल करेंगे तो कुछ असूल्स होते हैं उनको रीफिल करने के। ये असूल जो है ये फेडरल लॉ की तरफ से बनाए जाते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इन चीजों को देख रही होती है, ठीक हो गया। तो कौन कौन से होते हैं, ग्रुप को 2 में डिवाइड कर दिया गया है। दो ड्रग विच आर पोटेंशियल टॉक्सिक एंड डेंजरस कॉज हार्मफुल इफेक्ट, दे कैन नॉट बी डिस्पेंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, दे कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब ऐसी मेडिसिन हमारे पास कि जो जिसके नुकसानात भी होते हैं, ठीक हो गया। बहुत सारी मेडिसिन है जो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट देने के साथ साथ टॉक्सिक इफेक्ट भी देती हैं, ठीक हो गया, अगर उसका ज्यादा यूज किया जाए। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है इनको 3 ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया। ग्रुप ए हमारे पास वेरी डेंजरस ड्रग कैन नॉट बी रीफिल्ड, ऐसी ड्रग जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, एक बार पेशेंट को दे चुके हैं दोबारा हम नहीं देंगे। उसके एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन। सेकंड हमारे पास आ जाता है ग्रुप बी, दिस ड्रग आर डिस्पेंस विद प्रिस्क्रिप्शन विच कैन बी रीफिल्ड, जी अमोर्फिन। अमोर एपोमोर्फिन जो होगी ये ऐसी ड्रग है जिसको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो रिफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन होगी तो हम इसको रिफिल कर सकेंगे। थर्ड हमारे पास आता है ग्रुप एक्स, दिस ड्रग कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंजर इंग्रेडिएंट एंड कैन बी इशूड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बट इज रिकॉर्ड इन गिफ्ट। अब ऐसी ड्रग है जो बहुत माइनर मिकदार में टॉक्सिक इफेक्ट आपको दे रही है, लेकिन इफेक्ट तो दे रही है ना, विदाउट आप प्रिस्क्रिप्शन उसको दे सकते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड आप अपने पास लाजमी रखेंगे। ये चीज है। सिरप कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोडेन, ड्रग कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ओपियम, ग्राम ऑफ कंटेन ग्राम मॉर्फिन इन दिस ग्रुप, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी सिरप्स होते हैं, कुछ हमारे पास फिर जो होती है एनसेड ड्रग आ जाती है। एनसेड कौन सी ड्रग होती है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये आ जाती है ओटीसी ड्रग में। ओटीसी क्या था, ओवर द काउंटर ड्रग, ऐसी ड्रग जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है। लेकिन अब उन ड्रग्स के अंदर भी माइनर सी मिकदार जो होती है वो मॉर्फिन की, कैफीन की, कोडीन की ऐड होती है, ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास सिंपल पैंडोल है, पैंडोल एक्स्ट्रा है। सिंपल पैंडोल के अंदर सिर्फ पैरासिटामोल है, पैंडोल एक्स्ट्रा के अंदर साथ कैफीन है। वो हम उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि पेशेंट जो है ऐसा नहीं होगा कि वो 3 से 4 पत्ते इकट्ठे ही खा ले, ठीक हो गया। तो ये ग्रुप आ गया हमारे पास, एक्स ग्रुप आ गया। देन हमारे पास आ जाते हैं कंटेनर, कंटेनर एंड क्लोजर। तो अब हमारी जो मेडिसिन तैयार हो चुकी है उनको पैकेजिंग करना है, तो पैकेजिंग के लिए बहुत सारे जो है वो कंटेनर यूज किए जाते हैं, ठीक हो गया। पहले पीवीसी के यूज किए जाते थे, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। अब पॉली एस्टिक एसिटाइल के यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो पॉली एसिटाइल एस्टिक है वो हमारे रिएजेंट जो रिएजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक हो गया, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि जो पीवीसी के थे, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक के थे, वो अक्सर हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाते, तो इस बिहार पे जो है हम कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। फैक्टर सिलेक्टिंग फॉर पैकेजिंग। अब हमने कौन कौन से फैक्टर है जिनको देखना है
पैकेजिंग के लिए जो यूज होते हैं, कौन कौन चीजें हम किसी कंटेनर के अंदर देखते हैं कि अगर ये चीजें इसके अंदर मौजूद है तो हम इसको अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए यूज करें। नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे हम इसको, टाइप ऑफ पेशेंट देखेंगे, कौन से पेशेंट को दे रहे हैं, डोजेज फॉर्म देखेंगे, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन है, रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट यूज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर। ये सारी चीजें, अगर आपको क्वेश्चन इसमें से मोस्टली आता नहीं है, लेकिन अगर वो आपको आता है तो वो क्वेश्चन यही पूछेंगे, फैक्टर्स लिखें सिलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग के, पैकेजिंग के लिए अगर हम कंटेनर यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हो चाहिए। सिंपल आपने ये जो तकरीबन 8 लिखे हुए हैं इनको आपने लिख देना और एक दो को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। ये चीज़ है। डिजायरेबल फीचर ऑफ कंटेनर की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंटेनर जो है वो रिजिड इफन होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो जल्दी से डैमेज ना हो, हमारे प्रोडक्ट के साथ नॉन रिएक्टेंट हो, रिएक्ट ना करता हो, मॉइस्ट अब्जॉर्ब ना करता हो। ठीक हो गया, जैसे कि हमारी की क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा कोई भी कंटेनर या क्लो नहीं होना चाहिए कि जिसमें से हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है जैसे उसे बाहर से हीट मिले और उसमें से रिमूव हो जाए। अगर रिमूव हो जाएगी तो वो डिस्टरबेंस कॉज करेगी हमारे लिए। ठीक हो गया, ये चीज थी। उसके अलावा क्लोजर मस्ट बी इजीली रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, ऐसा क्लोजर होना चाहिए जो इजीली जिसको हम उतार सके और बंद भी दोबारा से कर सकें। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारे कंटेनर और क्लोजर के लिए जरूरी है। जो हमारे पास कंटेनर है उसका जो क्लोजर है, जो उसका ढक्कन है जिसको हम बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, वो इजी टू वे होना चाहिए। ठीक हो गया, कि अगर ऐसा कंटेनर होगा जो जल्दी से ओपन ही नहीं होगा, डिफिकल्टीज हो जाएगी, या एक बार ओपन होकर दोबारा से बंद नहीं होगा तो उसमें इशू आएगा, पेशेंट के लिए डिफिकल्टीज होगी। अगर पेशेंट से वो बॉटल का ढक्कन ही नहीं ओपन हो रहा तो मेडिसिन कैसे यूज करेगा वो। ठीक हो गया, तो इसीलिए इस हिसाब से बनाना चाहिए उसका क्लोजर कि जो इजी वे हो। ये तो आगे हम टाइप ऑफ कंटेनर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार जो है ना हार्डली आया हुआ है कि कंटेनर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपने इनके नाम याद रखने हैं। ये जो 8 टाइप्स हैं कंटेनर की, कौन कौन सी हैं। वेल क्लोज कंटेनर होते हैं। वेल क्लोज कौन से होते हैं, जो टोटली क्लोज होते हैं। एयर टाइट कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं जिनके अंदर से एयर भी पास नहीं हो सकती। फिर आप बताते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिनके अंदर से लाइट भी पास नहीं हो सकेगी। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर कौन से होते हैं, जो टोटली ही सील्ड हो चुके होते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि हमारे पास इंजेक्शन के एम्प्यूल आ रहे हैं, न्यूरोबियान, डाइक्लोरान, ठीक हो गया, डेक्सामेथासोन, इनके एम्प्यूल्स आते हैं हमारे पास, वो हर्मेटिकली सील्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब उनको अगर हम ओपन करेंगे तो उनके कैप को तोड़ेंगे हम, कैप को तोड़ने के अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है उनको ओपन करने की, वो हर्मेटिकली सील्ड होते हैं। सिंगल डोज कंटेनर होते हैं, ऐसे कंटेनर जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल डोज होती है, एक टाइम में आपने यूज किया और कंटेनर खाली उसको फेंक दिया। मल्टी डोज कंटेनर होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा डोज होती है, जैसे कि आपके पास जार होते हैं, आपके पास सरबैक्स सी की टैबलेट होती है, मार्केट में मल्टी वाइटामिन उसमें 30 टैबलेट्स होती हैं। तो आप उसको ओपन करते हैं, एक टैबलेट लेते हैं, देन उसे क्लोज कर देते हैं, तो वो थ्रू आउट कंटेनर 1 मंथ आपके पास तो एटलीस्ट जो है वो चलता है। उसको मल्टी डोज कंटेनर कहते हैं। एरोसोल कंटेनर, जिसके अंदर हमने अपने एरोसोल सॉल्यूशंस डाले होते हैं। एरोसोल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास नेजल सॉल्यूशन यूज होते हैं जिसके अंदर जाइनोसिन स्प्रेज आ जाती हैं जो हम अपने नेजल के लिए यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे एरोसोल जो होते हैं ये कंटेनर अलग से होते हैं। उसके अलावा टेम्पर एविडेंट कंटेनर, these are closed container fitted with device that irreversibly indicate if the container has been open। तो कह रहे हैं कि अगर एक बार ओपन हो गया तो दोबारा से ये क्लोज नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कंटेनर की टाइप सी अकॉर्डिंग टू द मेथड, मेथड के लिहाज से, मेथड ऑफ यूजेस के लिहाज से, और उसके जो है स्टेबिलिटी के लिहाज से। देन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द शेप। अब शेप के लिहाज से कंटेनर जो होते हैं हमारे पास, ग्लास के कंटेनर होते हैं हमारे पास, पॉलीथाइलिन बॉटल्स के नैरो माउथ होते हैं जिनके मुंह ऊपर से कम होते हैं। उसके अलावा वाइड माउथ होते हैं जिनके माउथ का एरिया ज्यादा होता है हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाते हैं ड्रॉपर, ड्रॉपर बॉटलर होते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है जितने भी ड्रॉपर आपके पास आ रहे हैं, हर के ग्लोब के ड्रॉपर्स आ रहे हैं हमारे पास, आई ड्रॉप्स आ रहे हैं, ईयर ड्रॉप्स आ रहे हैं, उनके ऊपर ड्रॉपर्स लगा हुआ है, तो उनमें से जो हमारी डग है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है वो बाहर आएगी। फिर हमारे पास फ्लेक्सिबल ट्यूब्स आ जाती हैं, एम्प्यूल्स आ जाते हैं, वायल्स आ जाती हैं, पॉलीइथीन पैकेट्स फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड। पॉलीथीन पैकेट्स कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी पेशेंट है जिनको ब्लड लग रहा होता है, जो ब्लड को स्टोरेज करने के लिए वो एक पैक यूज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, पॉलीथीन बैग के।
तो वो पैक्स होते हैं, उनके अंदर जेलाटिन मौजूद होता है, उनके अंदर जो है वो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट्स डाले जाते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है वो कागुलेट ना हो, हम ब्लड को स्टोर कर सकें। वो हमारे पास पॉलीथीन पैकेट्स होते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड के लिए। फिर हमारे पास इन्वेलप्स होते हैं, ये बना हुआ है, ये बैग जैसे, ये एक पॉलीथीन का बैग है हमारे पास। ये बैग किसके लिए होता है? यूरिन को स्टोर करने के लिए। जिनको पेशेंट को यूरिन की जो है वो फॉली लगी होती है, वो साथ में एक बैग होता है जिसको हम यूरिन बैग कहते हैं, वो पॉलीथीन बैग होते हैं। ठीक हो गया। पैक्स होते हैं, बॉक्सेस, कार्टन होते हैं। फिर हमारे पास कॉटन जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड बनाए जाते हैं, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने सिरप जो है, एक सिंगल सिंगल पैकिंग सिरप की है, अब हमने उनको कलेक्ट करना है, एक बड़ा जो है कॉटन लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, और कॉटन जो है उसको अच्छे से चेक करेंगे, वो हार्ड हो, सॉफ्ट होगा। तो जैसे ही एक कॉटन के ऊपर दूसरा रखेंगे, वो प्रेस होगा, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक हो गया। ये इन चीजों को देखना। मटेरियल यूज फॉर कंटेनर, ये एमसीक्यूज में आ जाता है अक्सर। जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन कौन से जो मटेरियल है वो कंटेनर के यूज होते हैं। आप ग्लास यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं, और पेपर यूज करते हैं, ये चारों हैं। ये 3 से 4 बार एमसीक्यूज आ चुका है कि इन चारों में से कौन, तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो आप कंटेनर बनाने के लिए यूज करेंगे। वो पूछ लेते हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, लास्ट पे नन ऑफ वो अबव लिख देते हैं, या लिख देते हैं कि ये तीनों ही हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बाकी क्वेश्चन के लिहाज से ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि जो ग्लास होते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म होती है। ब्रोसिलेट ग्लास होते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं, सोडा लाइम होते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास होते हैं, कलर ग्लास है, और न्यूट्रल ग्लास है। ये ग्लास के टाइप्स हैं, ये ज्यादा नहीं पूछी जाती। प्लास्टिक की बात अगर हम कर लेते हैं, पॉलीथाइलीन होते हैं हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, पॉलीस्टायरीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, और पॉलीएमाइड्स इनके नाइलोज के होते हैं। मेटल की बात करें, टिन के होते हैं, एल्यूमिनियम के, लेड और आयरन के। पेपर की अगर हम बात कर सकते हैं, तो पेपर बहुत सारे जो है हमारे पास ऐसे कंटेनर आ रहे हैं जो ओवरऑल ही हमारे पास जो है पेपर से बने होते हैं। तो ये थे हमारे पास कंटेनर। कंटेनर के बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लोजर। क्लोजर की टाइप्स, क्लोजर किसे कहते हैं? आम अगर जुबान में हम समझना चाहे तो ढक्कन जो होता है, कोई भी कंटेनर है उसको बंद करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास एक जो है स्क्रू ऑन होता है, क्या होता है? स्क्रू ऑन। तो देर आर टू टाइप्स, कौन से होते हैं? थ्रेडेड स्क्रू ऑन और लग कैप। थ्रेडेड स्क्रू ऑन कौन सा होता है? जिनके अंदर से गोल गोल रिंग होती हैं और चूड़ियां टाइप बने होते हैं। ठीक हो गया। आप बॉटल के माउथ के ऊपर भी बनी होती है, ढक्कन के अंदर भी होती हैं। ठीक हो गया। तो आप उनको घुमाते जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं। दूसरा प्लग ऑन होते हैं, जिसको हम फ्लिक करके, जैसे कि आपके पास जैम जो आते हैं, ठीक हो गया, जैम खाने के लिए यूज करते हैं, जो उनके कैप्स होते हैं, वो आप उसको एक हाथ से ऐसे प्लग करके होता है, जैसे कि ये ब्लैक शो हो रहा है आपके पास। ठीक हो गया, इसको कहते हैं लग कैप। उसके अलावा क्रिम्प ऑन होता है हमारे पास, जैसे कि सीएससी के जो आपके पास पैकिंग आ रही है, जो इसके ढक्कन होते हैं वो क्रिम्प ऑन होते हैं। प्रेस ऑन होते हैं। प्रेस ऑन का मतलब होता है कि आप उसको प्रेस करते हैं, वो ढक्कन ओपन हो जाता है। मोस्टली मल्टीविटामिन टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनके ढक्कन बने हुए होते हैं, दरमियान से कट हुए होते हैं, आप एक साइड से प्रेस करते हैं, दूसरी साइड उसका माउथ ओपन हो जाता है, और आप टैबलेट्स को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। मोस्टली मार्केट्स के अंदर जो बबल्स वगैरह होती हैं, जो ज्यादा कंटेनर के होते हैं, वो भी ऐसी ही होती हैं। फिर हमारे पास रोल ऑन आ जाते हैं। रोल ऑन कौन से होते हैं? कि जो स्टेट साइडेड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं। ठीक हो गया। वो आप यूज करते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं वो ऐसे रोल ऑन हुए होते हैं गुलाई के अंदर, उनको फुल आपने रोटेट करते जाना, एक टाइम आएगा जो टाइटली जो है बंद हो जाएंगे। जब उनको ओपन करना है तो देन वैसे ही उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देंगे, वो हमारे पास रोल ऑन के तौर पर आ जाते हैं, क्लोजर जो होते हैं। मटेरियल फॉर यूज ऑफ क्लोजर कभी भी नहीं आपसे पूछेंगे, लेकिन आप जो है वो देख लें, कॉर्क होते हैं क्लोजर आपके पास, ये जो हमारे पास बना होगा कॉर्क का, ग्लासेस के होते हैं, रबड़ के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ये मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कि आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये यूनिट डोजेज पैकेजिंग की बात करें हम, तो ये दो तरह की पैकेजिंग दी गई है हमारे पास, स्ट्रिप्ड पैकेजिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रिप पैकेजिंग की, जो हमारे पास कैप्सूल की जो पैकेजिंग कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल एंड हीट सेलेबल पैकेजिंग मटेरियल। अब ब्लिस्टर पैकेजिंग कैसे होती है? जैसे कि आपके पास डिस्प्रिन की टैबलेट है, आपने उसकी पैकिंग देखी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो जो होती है ब्लिस्टर होती है, और स्ट्रिप की होती है जिसको हम पत्ता कहते हैं, जैसे कि आपके पास स्क्रीन पे ये कैप्सूल शो हो रहे हैं मॉक्सल के। तो ऐसे जितनी भी टैबलेट्स वगैरह होंगी वो भी इसी चीज के अंदर आ रही हैं। चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर, चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर कौन से होते हैं?
ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसको आप सिंपली ओपन नहीं कर सकते हैं। इनको आपने क्या करना होता है, ऐसे घुमाई जाएंगे, ये घूमते रहेंगे, ओपन नहीं होंगे। आप इनको हल्का सा प्रेस करके फिर घुमाएंगे तो ये ओपन होंगे। और ऐसे ही बंद करने के लिए हल्का सा प्रेस करके करेंगे तो ये होंगे। ये चाइल्ड जिसमें होता है कि बच्चे अगर कोई भी डग है वो कंटेनर उसका ले लेते हैं और वो इजीली ओपन इसको ना करे, वो उसको घुमाते जाएंगे, वो घूमता जाएगा लेकिन ओपन कभी भी नहीं होगा जब तक कि उसको प्रेस करके ओपन ना किया जाए। ये होते हैं चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। तो जी, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग देखी है। तो फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 6।